हेडिंग दो क्रेमर्स रूल, इसमें लिखना क्रेमर्स रूल में फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारा इक्वेशंस रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1 एंड सेकेंड इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2z is equals to d2 and third equation a3x plus b3y plus c3z is equals to d3। ठीक है, ये तीन इक्वेशन है हमारा लिनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू। ठीक है, तो एक्स हमारा क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स अपॉन डी, एंड वाई इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, एंड जेड इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी। ठीक है, टोटल चार डिटर्मिनेंट रिक्वायरमेंट होता है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए, डी एक्स डी वाई डी जेड एंड डी। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे हम लोग, डी क्या होता है, डी एक्स क्या होता है, डी वाई क्या होता है एंड डी जेड क्या होता है, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। वेयर डी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ, ध्यान से समझना डी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा, y का कोफिशिएंट आ जाएगा और z का कोफिशिएंट आ जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम में d का। यहां से देखो क्या आ जाएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट बना, ये डिटर्मिनेंट को हम लोग डी बोलेंगे। ठीक है, तो डी कैसे बनाया, तो देखो x का कोफिशिएंट हम लोग कॉलम 1 में लिखा, y का कोफिशिएंट कॉलम 2 में लिखा और z का कोफिशिएंट कॉलम 3 में लिख दिया। ठीक है, तो d मिल गया। अब अपने को d1 लिखना है, तो d1 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ, ध्यान से समझना, अब d1 में क्या होता है, देखो d1 मतलब x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये पहला वाला जो है, फर्स्ट वाला यानी x के जगह, ठीक है, x के जगह हम लोग राइट हैंड साइड में d1 d2 d3 है तो ये लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा d1 की जगह d1 d2 एंड d3, बाकी दो कॉलम c2 और c3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, d1 b2 d3 c1 c2 एंड c3। ठीक है, तो देखो d1 कैसे लिखे हमने, यहाँ पे ना कुछ लोग ने d1 नहीं, यहाँ पे सॉरी dx है, हाँ इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा तुम लोग को। यहाँ पे d1 हटा के dx लिखो तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, dx, तो देखो dx कैसे लिख रहे हैं, तो dx मतलब जो x कोफिशिएंट है उसको डिलीट कर देंगे, यानी उसको नहीं लेना है, तो इसके जगह पे कौन सा लेंगे, राइट हैंड साइड जो भी है उसको लिख देंगे x के कोफिशिएंट की जगह पे, d1 d2 d3, बाकी y और z एज इट इज, y और z एज इट इज, ये हो गया हमारा dx। सिमिलरली dy एंड dz हम लोग लिख सकते हैं, तो देखो dy मतलब अब जो सेकेंड वाला, सेकेंड कोफिशिएंट किसका, y का, तो y के जगह अब हम लोग राइट हैंड साइड वाला लिख देंगे d1 d2 d3। यहाँ से देखो हमारा dy हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, पहला एज इट इज रहेगा फर्स्ट वाला a1 a2 a3, सेकेंड वाला चेंज हो जाएगा, सेकेंड की जगह क्या आ जाएगा d1 d2 d3, थर्ड वाला एज इट इज c1 c2 c3, यानी फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, सेकेंड चेंज हो जाएगा। तो चेंज कैसे होता है, अगर dx निकालना है
तो एक्स का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है, उसकी जगह राइट हैंड साइड वाला आ जाता है। और वाई वाला लिखना है तो वाई के पोजीशन पे हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है। और अगर जेड लिखना है यानी डी जेड, तो डी जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा जेड के पोजीशन पे हमारा आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एज इट इज, a1 a2 a3 b1 b2 b3, तीसरा जेड का कोफिशिएंट है ये, ऐसा ही ना x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा d1 d2 एंड d3। ठीक है, तो यही हमारा d dx dy एंड dz इक्वेशन गिवन रहेगा। तीन इक्वेशन, वहां से हम लोग d dx dy dz निकाल के फाइनली इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा dx अपॉन d, y निकालना है तो dy अपॉन d, और z निकालना है तो dz अपॉन d, यानी डिनोमिनेटर सभी का फिक्स है d है, बस चेंज क्या हो रहा है ऊपर न्यूमरेटर x के लिए dx, y के लिए dy, z के लिए dz यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम लोग क्रेमर्स रूल से एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, है इसमें कुछ डाउट? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, लिखो कंसिस्टेंसी हेडिंग लो कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखो पहला, बताया था मैंने एनसीईआरटी लेवल में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी क्या होता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी मतलब कि हमारा सॉल्यूशन हो रहा है, और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें लिखना पहला पॉइंट में यूनिक सॉल्यूशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशंस। तो यूनिक सॉल्यूशन में याद रखना कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, डिटर्मिनेंट मतलब डी, डी क्या हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, डी समझ रहे हो ना क्या चीज है डी, डी ये वाला डी, ये जो भी तुम लोग को लिखने के लिए मैंने बताया ये डी है। ठीक है, और ये डी एक्स है, ये डी वाई है, ये डी जेड है। हमको डी एक्स डी वाई डी जेड से नहीं मतलब है, किससे मतलब है डी से। तो डी जो है हमारा यानी a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये क्या होना चाहिए नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, कब यूनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, अगर हमारा लिनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स यानी क्रेमर्स रूल में क्या बोलेगा यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए तुमको डी को डिटर्मिनेंट को क्या करना पड़ेगा नॉट इक्वल्स टू जीरो करना पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। पूरे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट मेथड उसका प्रॉपर्टी, और ये कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दो ही टॉपिक से हमेशा जेईई मेंस यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट लिखना इसमें यूनिक सॉल्यूशन में, अब इसी में थोड़ा सा लिखना कि डी तो हमने क्या कर दिया नॉट इक्वल्स टू जीरो, अब इसमें लिखना सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यानी क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। एनसीईआरटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है। ठीक है, और अगर इनकंसिस्टेंट रहा तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर मान लो इनकंसिस्टेंट रहा
ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख लो पॉइंट में कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता है कौन सा सिस्टम में, तो इनकंसिस्टेंट में, इनकंसिस्टेंट सिस्टम में। ठीक है, तो सिस्टम जो होता है हमारा वो दो टाइप का होता है, एक कंसिस्टेंट होता है, दूसरा इनकंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट में एग्जिस्ट करेगा और इनकंसिस्टेंट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है यूनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 2 में लिखो सेकेंड, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो लीनियर इक्वेशन को जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसमें तीन टाइप के सॉल्यूशंस आएंगे, या तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब बहुत सारा मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। दूसरा थर्ड नो सॉल्यूशन, यानी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन क्या होगा, डी equals to d1 equals to d2 equals to d3 equals to 0। अब ये देखो d1 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि dx, कंफ्यूज नहीं होना, dy एंड dz। ठीक है, टोटल 4 डिटर्मिनेंट निकाले थे हमने अभी। ठीक है, यहाँ से देखो d निकाला, dx dy dz, इसी को बहुत बार हम लोग d बोलते हैं, x को d1 बोल देते हैं, ठीक है, और dy को d2 बोल देते हैं और dz को d3 बोलते हैं। ठीक है, नोटेशन के लिए यूज करते हैं बहुत बार। ठीक है, तो ये जो है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन में चारों डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर चारों जीरो हो गया, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी वो जो हमारा लिनियर इक्वेशन है, ठीक है, वो लिनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 है, इसको याद करना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, कब, जब हमारा चारों डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पॉइंट में आते हैं, तीसरा पॉइंट, नो सॉल्यूशन। देखो नो सॉल्यूशन में क्या होता है, मतलब इसके में एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो उस केस में याद रखना डी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, ठीक है, पहला ही फर्स्ट वाला अगर 0 आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। साथ में इसके साथ एक और कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, ये एंड एटलीस्ट वन ऑफ d1, d1 मतलब dx लिखो, dx dy एंड dz इज नॉन जीरो। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ नो सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि मान लो अगर तीनों जीरो हो गया तब तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, तब तो दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन में बेसिक डिफरेंस क्या है कि डी तो जीरो इसमें भी है और इसमें भी डी जीरो है, इनफाइनाइट में भी और नो सॉल्यूशन में। लेकिन इसमें पूरे का पूरे जीरो होता है, इसमें बाकी के जो तीन है dx dy dz, इसमें से कोई एक तो होगा। ठीक है, या तो dx भी हो सकता है, dy भी हो सकता है और dz भी हो सकता है। क्या होगा, नॉन जीरो, यानी वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना नो सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन याद रखना। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, पहला क्या बताया मैंने, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में डेल्टा यानी डी नॉट इक्वल्स टू 0। सेकेंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ऑल डिटर्मिनेंट्स डी dx dy dz ऑल डिटर्मिनेंट्स 0 हो जाएगा। ठीक है, और नो सॉल्यूशन में
D1 तो 0 होगा, लेकिन बाकी का जो 3 है dx dy dz, उसमें से कम एक डिटर्मिनेंट ऐसा होगा जो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो इस केस में हमारा नो सॉल्यूशन आएगा, यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, समझ गया इसको? हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। अब लिखो इसमें ठीक है, इसको नोट करके थोड़ा सा लिख लेना इसके नीचे, उसी को जो भी पढ़ा है इसको नोट करके लिखना। पहला पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में लिखो, if d not equals to 0, then the system will have unique solution, d not equals to 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। पॉइंट नंबर 2 में, if d equals to 0, अगर d 0 हो जाता है तो then first check for parallel और coincident planes and decide the consistency accordingly। ठीक है, यानी अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, ठीक है, ये दोनों केस में होता है हमारा डिटर्मिनेंट 0, नो सॉल्यूशन में भी होता है और फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी आता है। तो फिर अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो फर्स्ट चेक करना पड़ेगा कि हमारा पैरेलल लाइन है कि कोइंसिडेंट है। पैरेलल लाइन मतलब 3 प्लेन है, तीनों पैरेलल है, तो उसमें तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा पैरेलल में। ठीक है, लेकिन अगर कोइंसिडेंट है तो उसमें हो सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेक करना पड़ेगा हमको। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में लिखना तीसरा कि इफ d0, अगर d0 है बट एटलीस्ट one of dx dy and dz is non-zero, तीन में से कोई नॉन जीरो होगा, then the system will be inconsistent, and will have no solution, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में लिखना इफ d equals to d1 equals to d2 equals to d3 equals to 0। अच्छा, d1 बार बार लिखा मैं, dx लिखो, dy और dz, ये नोटेशन है। ठीक है, अगर सारे का सारा 0 हो जाएगा तो ये पैरेलल केस आ जाएगा, सॉरी कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। एंड
देयर आर नो पैरेलल, इसमें कोई पैरेलल प्लेन नहीं होगा, नो पैरेलल प्लेन्स, नो पैरेलल प्लेन्स, देन the system, then the system will have, then the system will have infinite solution, infinite, ठीक है। तो वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसी को ऐसा डिटेल में पॉइंट वाइज हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। ये 4 पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है। एक्चुअली ये होता क्या है, जो हम लोग बार बार प्लेन यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये लाइन और प्लेन क्या है, तो अभी ने अपन मतलब 12th के सिलेबस में चैप्टर पढ़ने वाले हैं 3D, ठीक है। 3D में 2 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। 3D में 2 टॉपिक है, लाइन और प्लेन, ठीक है। तो लाइन तो ऑलरेडी अपन 11वीं में भी पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो 2D में पढ़े हैं, पर 3D में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 3D में लाइन और प्लेन, ठीक है। 3D में क्या होता है कि 3 एक्सिस आ जाता है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये जो सारा इक्वेशन लिखा हुआ है ना, अभी जो हमने पढ़ा क्रेमर्स रूल में, क्रेमर्स रूल के हेल्प से ये 3 इक्वेशन दिया था, ठीक है, पहला, दूसरा एंड ये तीसरा, थर्ड, ठीक है। ये जो तीनों इक्वेशन दिया है ना, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है, देखो एक्स वाई जेड, यानी 3D में 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन लिखा है ना, ये एक्चुअली प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। पढ़ाऊंगा मैं जब चैप्टर 3D, तो उसमें लाइन और प्लेन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे मान लो लाइन, लाइन अपन क्या बोलते हैं, ये एक सिंपली लाइन हो गया, ठीक है। प्लेन मतलब जैसे A4 शीट है, ठीक है, वो A4 शीट हमारा प्लेन कहलाता है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन जो सारा लिखा हुआ है ना, ये प्लेन से रिलेटेड इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब अपन 3D देखेंगे ना, तो उसमें और डिटेल में देखेंगे पूरा क्या होता है। बस अभी जो टर्म यूज किए ना प्लेन, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, प्लेन मतलब यही जो A4 शीट है वो हमारा प्लेन है, उसका ये इक्वेशन दिया है, ठीक है। तो प्लेन से रिलेट कर रहा है कि प्लेन अगर पैरेलल होगा, ठीक है, 3 प्लेन है ना, 3 इक्वेशन है तो 3 प्लेन है, अगर तीनों प्लेन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल मतलब एक के ऊपर एक ऐसा है, ठीक है। जैसे हम लोग लाइन बोलते हैं कि 3 लाइन पैरेलल है, मान लो ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है, एक, जैसे ये मान लो फर्स्ट लाइन है L1, वैसे ही मान लो ये L2 है, ठीक है, और ये हमारा L3, 3 लाइन है, ठीक है। तीनों लाइन अगर पैरेलल है तो इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कट ही नहीं कर रहा ना एक दूसरे को, तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन मान लो यही, ये L1 है, ठीक है, L2 ऐसा जा रहा है, ठीक है, और इधर से मान ले कहीं L3 जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा L3 है, तीनों एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ये हो जाएगा इनका यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक ही पॉइंट पे कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन मान लो ये, मान ले पहला केस है, फर्स्ट लाइन से रिलेट कर रहा हूं मैं, इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और इसमें ये केस 2 में नो सॉल्यूशन, तीनों पैरेलल है तो एक ही जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होगा, तो जैसे मान लो एक लाइन ये है हमारा L1, ठीक है, अब इसी पे दूसरा लाइन भी ओवरलैप कर गया, ठीक है, सेकंड लाइन आ गया, मान लो इसी पे सेकंड लाइन आ गया, L2 भी आ गया, ठीक है। अब इसी में मान लो थर्ड लाइन भी आ गया, कौन सा वाला, L3, ठीक है। तीनों इसी पे ओवरलैप कर रहा है, L1 L2 एंड L3, ठीक है। इसमें देखो बहुत जगह इंटरसेक्ट किया, अगर देखेगा ना बहुत जगह इंटरसेक्ट किया, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, मतलब हर एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए बोलेंगे कि इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सेम चीज ने प्लेन में भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्लेन जब हमारा होगा, ठीक है, तो प्लेन में भी वही होता है कि 3 प्लेन है, कोई फर्स्ट प्लेन, सेकेंड प्लेन एंड थर्ड प्लेन, ठीक है। ये 3 प्लेन है, अगर तीनों पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो इंटरसेक्ट करता है, एक प्लेन ऐसा है, ठीक है, एक प्लेन ऐसा आ गया, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, कट कर रहा है, इसमें एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और अगर मान लो 3 प्लेन है ना, और यही प्लेन
कुछ अलग तरीके से अगर कट करेगा, ठीक है, कुछ अलग मतलब ओवरलैप कर जाता है, तो इसमें हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो वो सारा चीज हम लोग देखेंगे, प्लेन लाइन क्या होता है डिटेल में। बस अभी वो थ्योरी में जो हमने टर्म यूज किया था ना लाइन प्लेन, तो उसको मैं समझाने की थोड़ा सा कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब लिखो क्वेश्चंस, बस ये पॉइंट याद रखना, उसी से अपना क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, लिखो इफ द सिस्टम, if the system of equations, if the system of equation x plus y plus z is equals to 2, second equation है 2x plus y minus z equals to 3, and third equation है 3x plus kz, k times of z, एक मिनट, थर्ड इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करना। थर्ड इक्वेशन है 3x plus 2y plus 2y plus kz is equals to 4, has a unique solution, has a unique solution. Then find the value of k, value of k, ठीक है। k का वैल्यू निकालना है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ा है ना उसी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना। क्या बोलता है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तीन इक्वेशन दिया है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। ये तीन इक्वेशन दिया है। अब ये चीज मेन है, कैसा सॉल्यूशन है हमारा, यूनिक सॉल्यूशन। तो यही हमारा की पॉइंट है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में क्या पढ़ाया था, कि हमारा जो डी होता है नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, ठीक है। बस हो गया, कंडीशन मिल गया। अब ये कंडीशन से डी निकाल लेंगे और वहां से के का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, तो फाइनली हमारा यहाँ से आ जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा है, यूनिक सॉल्यूशन है तो हमारा डेल्टा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, यानी डी नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब डी बना दो, डी में क्या क्या आ जाएगा, तीन इक्वेशन है देखो, एक्स वाई जेड 1 1 1 1 1 1, सेकेंड इक्वेशन है 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1, थर्ड इक्वेशन 3 2 के 3 2 के, क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो और यहाँ से के का वैल्यू निकल जाएगा। डिटरमिनेंट सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, वन के फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, के माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1, अल्टरनेट साइन जतन, प्लस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2k प्लस 3, 2k प्लस 3, नेक्स्ट आ जाएगा 1 के रिस्पेक्ट में 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, k प्लस 2, ये आ जाएगा माइनस 2k माइनस 3 प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा 2k में k गया यानी माइनस k, अच्छा 2 प्लस 1 3 और ये 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, यानी माइनस के नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो फाइनली क्या बोलेंगे कि के नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी के का वैल्यू जीरो को छोड़ के बाकी सारा वैल्यू आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा कि के का वैल्यू जीरो के अलावा सारा आ जाएगा, बस जीरो नहीं होना। नहीं समझे, समझा सर। समझा सर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। लिख के होगा बताना। हो गया सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द सिस्टम, कंसिडर द सिस्टम consider the system of linear equation, of linear equations equations है हमारा x1 plus 2x2 plus x3 equals to 3, and second equation है 2x1 plus 3x2 plus x3 equals to 3, and third equation है 3x1 plus 5x2 plus 2x3 equals to 1। ठीक है, 3 इक्वेशन दिया है। बोलता है कमेंट करो, कमेंट ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। कंसिस्टेंसी पे कमेंट करना है कि क्या हो रहा है, कंसिस्टेंट हो रहा है कि इनकंसिस्टेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आया था ये जेई में 2010 में। ठीक है, सॉल्व करो, इसको कैसे सॉल्व करो। कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, यानी 4 ऑप्शन दिया रहेगा पर अपन ऑप्शन नहीं लिखे हैं। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ध्यान से सुनना, ये ऐसा कमेंट करने के लिए बोलेगा यानी कंसिस्टेंसी है कि इनकंसिस्टेंट है, क्या है। ठीक है, फाइनली तो अपने को एक ही चीज का एक ही काम करना है, क्या डी निकालना है, D1 निकालना है, D2 निकालना है, D3 निकालना है। ठीक है, ये सारा चीज निकालना है। लेकिन सबसे पहले क्या करना, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन तो बोला है नहीं। ठीक है, अब क्या चीज हो सकता है, ठीक है, या तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या बनता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहा तो सबसे पहले डी निकालो। ठीक है, तो डी से ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि डी इक्वल्स टू 0 है कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, तभी पता चलेगा, तभी उसके आगे dx dy dz हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डी निकालेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहा डाउटफुल वाला तो डी निकालना पड़ेगा अपने को। तो डी निकालो, डी कितना आता है, तो डी हमारा आ जाएगा 1 2 1 2 1 2, सेकेंड इक्वेशन 2 3 1, थर्ड इक्वेशन 3 5 2। ये इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे तो 1, ये और ये कैंसल, 6 -5, अल्टरनेट साइन जाता, प्लस माइनस प्लस, -2 के लिए ये और ये कैंसल, 4 -3, 4 -3 प्लस 1, 1 के लिए ये कॉलम रो कैंसल, 10 -9, 10 -9, ये कितना आ जाता है हमारा
6 माइनस 5 1 1 माइनस 2 प्लस 1। तो देखो 2 माइनस 2 0 आ गई, मतलब डाउटफुल केस आ गया, यानी डी 0 आया तो मतलब डाउटफुल केस है, पहला वाला तो यूनिक सोल्यूशन होगा ही नहीं, अब आगे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हम लोग बोल देंगे कि अगर हमारा यहाँ से डी 0 आ रहा है, दैट इज डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आगे तो चेक करना ही पड़ेगा, इससे काम नहीं बनने वाला। ठीक है, तो आगे चेक करेंगे, क्या निकालना पड़ेगा, D1 निकालना पड़ेगा। D1 निकाल लो, D1 D2 D3, यानी कोई एक नॉन जीरो मिल गया तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे, नहीं मिला अगर मान लो D1 भी 0 आया तो फिर D2 निकालना पड़ेगा, फिर D2 भी 0 आया तो D3 निकालना पड़ेगा, यानी तीन में से कोई एक 0 होना चाहिए। ठीक है, नहीं हुआ, अगर सभी का सभी 0 हो गया तब तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और कोई एक 0 आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, D1। तो D1 में देखो कैसे निकालने के लिए बताया था, तो D1 बोलो या DX बोलो, एक ही बात है, DX ही लिखते हैं। ठीक है, DX, तो X पहला वाले की जगह हमारा राइट हैंड साइड वाला आ जाता है, तो 3 3 1 आ जाएगा, 3 3 1। फिर Y वाला एज इट इज 2 3 5, और Z वाला तीसरा वाला आ जाता है, Y की जगह एज इट इज 2 3 5, और Z एज इट इज 1 1 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम से सॉरी फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो 3 के रिस्पेक्ट में ये और ये कैंसल, 6 माइनस 5 6 माइनस 5 -2, ये और ये कैंसल, 6 माइनस 1 6 माइनस 1 प्लस 1 1 के रिस्पेक्ट में 15 माइनस 3 15 माइनस, यही हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेगा तो 3 और ये 6 माइनस 1 5